हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम प्रश्नावली 7 स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है द्विपद प्रमेय। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द्विपद प्रमेय का मतलब होता है कि हम जैसे a प्लस बी की पावर n है, ठीक है, कोई इस तरह की टर्म लिखी हुई है a प्लस बी की पावर n, यानी कि जैसे कि मान के चलो यहाँ पे लिखा हुआ है 5 प्लस 10 की पावर n, ठीक है, या फिर n की जगह पे भी कोई संख्या हो सकती है। जैसे मान के चलो एग्जाम्पल के लिए लिखा हुआ है हमारे पास 5 प्लस 1.5 की पावर 50, ठीक है, इस प्रकार से लिखा हुआ है। इसकी हमको वैल्यू निकालनी है, तो वो कैसे निकालेंगे हम ए प्लस बी की पावर एन की तरीका से समझेंगे, उसको बोलते हैं हम द्विपद प्रमेय। ठीक है, तो देखो ये द्विपद प्रमेय आती कैसे है, कहाँ से आई है, उसके लिए थोड़ा सा हम यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, देखो जैसे मान के चलो अगर हम n की जगह पे 0 ले लें शुरुआत में, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास a प्लस बी की पावर 0। अब किसी भी संख्या की पावर 0 होगी तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 के बराबर में होती है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा ये भी ध्यान रखना है कि a प्लस बी जो है ना वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी कि a जो है वो माइनस बी के बराबर नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि अगर a प्लस बी की वैल्यू भी अगर हमने 0 ले ली ना तो ये 0 की पावर 0 हो जाएगा, और 0 की पावर 0 की कोई वैल्यू नहीं होती। ठीक है, ये डिफाइन नहीं होता। अब आगे देखो, अगर हम a प्लस बी की पावर 1 ले लेते हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा हमारे पास a प्लस बी। अगर हम a प्लस बी की पावर 2 ले लेते हैं तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, यानी कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगर हम a प्लस बी की पावर 3 ले लेते हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। आपने बहुत सी जगह पे a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और a प्लस बी वाला फॉर्मूला पढ़ा होगा, वो भी सेम यही होता है, उसको खोल के लिखेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हम 4 घात 5 घात का लिख सकते हैं, लेकिन उसने बोल दिया हमसे कि जब घातें ज़्यादा होती हैं ना तो ऐसे हम भाई कैसे लिखेंगे। चलो 3 तक 4 तक तो हमने याद कर लिया, लिख दिया। अगर घात जैसे ये है, इसमें घात 50 है, तो हम कैसे लिखेंगे उस फॉर्मूले को, कौन याद करेगा उसको। तो उस चीज़ को समझने के लिए ना ये द्विपद प्रमेय जो है लाई गई है। देखो ये कैसे लाते हैं इस द्विपद प्रमेय को, वो समझो। वैसे डायरेक्ट हमको याद ही करनी है ये, लेकिन कैसे आती है वो भी थोड़ा सा समझ ही लेते हैं। ठीक है, तो उसके लिए ना हमको इनको देखना होगा कि ये किस पैटर्न पे निकल रहे हैं। तो देखो जब घात यहाँ पे 0 आ रही है ना तो इधर पदों की संख्या आ रही है 1। जब यहाँ पे घात आ रही है 1 तो पदों की संख्या आ रही है 2। जब घात 2 है तो पदों की संख्या 3 आ रही है। जब घात 3 है तो पदों की संख्या 4 आ रही है। यानी कि इससे हमको ये पता चल गया कि इधर जितनी घात होगी ना पदों की संख्या इधर 1 ज़्यादा आएगी। ठीक है, यानी कि अगर घात 50 है तो इधर अगर हम इसको खोल के लिखेंगे ना तो 51 पद आएंगे हमारे पास। एक चीज़ तो हमको ये पता चल गई। दूसरी चीज़ हमको ये पता चल रही है यहाँ पे, देखो जैसे कि घात यहाँ पे 3 है तो सबसे पहले a की घात हमने 3 लिख दी, यहाँ पे लिख दी। उसके बाद हमने क्या किया, a की घात तो 1 कम कर दी यानी 2 कर दी, और b की घात 1 बढ़ा दी यानी कि 1 कर दी। यहाँ पे b की घात 0 है। ठीक है, किसी भी चीज़ की घात 0 होती है तो वो 1 ही होता है, उसको लिखते नहीं है। ठीक है, तो देखो a की घात पहले हमने 3 ली और b की 0 ले ली। ठीक है, उसके बाद a की घात 2 ले ली, b की 1 ले ली। ऐसे ऐसे घटाते गए, a की घात को और b की घात को बढ़ाते जा रहे हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे ना तो a और b दोनों की घातों का जो योग है ना वो 3 के बराबर आ रहा है। देखो 3 और 0 भी 3 ही हो रहे हैं। a की घात 2 है और b की घात 1 है, ये भी दोनों 3 हो गए। a की घात 1 और b की घात 2, ये भी कितने हो गए, 3 हो गए। और a की घात 0 और b की घात 3, ये भी कितने हो गए, 3 हो गए। यानी कि जब भी हम a प्लस बी का कोई भी पावर होती है उसको खोलते हैं तो a और b दोनों की घातों का जो योग है ना वो इधर जो पावर है ना उसके बराबर ही आएगा। यानी कि अगर हम 5 प्लस 1.5 की घात 50 को अगर हम खोल के लिखेंगे ना तो
5 की घात और 1.5 की घातों का योग हमेशा 50 के बराबर ही होगा प्रत्येक पद में, ठीक है। और देखो तीसरी चीज़ क्या आ रही है, तीसरी चीज़ जो मेन चीज़ है ना वो देखो यहाँ पे, वो मेन चीज़ है कि साहब घात तो हम लिख देंगे और पदों का भी पता चल गया कितने होंगे, लेकिन ये जो गुणांक आ रहे हैं ना, जैसे यहाँ पे गुणांक कुछ मतलब ये कांस्टेंट है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ए और बी है ना, इनमें गुणांक 1 है, यहाँ पे भी गुणांक 1 है, यहाँ पे ए स्क्वायर का गुणांक 1 है और ए बी का गुणांक 2 है और फिर गुणांक 1 आ रहा है। यहाँ पे गुणांक 1 है, यहाँ पे गुणांक 3 है, यहाँ पे गुणांक 3 है और यहाँ फिर से 1 है। तो ये गुणांक कैसे लिखेंगे हमको वो सीखना है, ठीक है। तो देखो इसको पहले हम क्रम में जमा लेते हैं। तो ऊपर वाला गुणांक हमने लिख लिया 1 आ गया, ठीक है। उसके बाद नीचे गुणांक के दोनों 1 1 है, तो यहाँ पे भी 1 लिख लिया, यहाँ पे भी 1 लिख लिया। उसके बाद 1 2 1 है, तो यहाँ पे 1 लिख लिया, बीच में 2 लिख लिया, उसके बाद फिर से 1 लिख लिया। इधर गुणांक है हमारे पास 1 3 3 1, तो यहाँ पे गुणांक लिख लिया 1, उसके बाद गुणांक लिख लिया 3, उसके बाद 3, उसके बाद 1। तो अब यहाँ पे एक पैटर्न बन गया। क्या पैटर्न बन गया कि देखो ऊपर तो एक है संख्या, कोई दिक्कत नहीं है, घात 0 होती है तो 1 ही आता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद इस 1 को हमने यहाँ लिख लिया और इस 1 को यहाँ लिख लिया हमने, ये भी कोई दिक्कत नहीं है। चलो घात 1 होती है तो 1 1 गुणांक आ गए। उसके बाद जो मेन चीज़ स्टार्ट हो रही है वो ये है, देखो ये तो यहाँ गया और ये यहाँ गया, लेकिन बीच में क्या आ रहा है, इन दोनों को जोड़ के यहाँ गया। ये जो दोनों जोड़े हैं ना हमने, ये वाला और ये वाला जोड़ के यहाँ लिख दिया हमने, तो 1 और 1 हो गए हमारे पास 2। सेम चीज़ हम इधर कर रहे हैं, इधर क्या कर रहे हैं, देखो 1 इधर आ गया, 1 इधर आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम इन दोनों को जोड़ेंगे 1 और 2 को, तो वो 3 आ जाएगा। सेम टू सेम यहाँ पे 2 और 1 को अगर हम जोड़ेंगे तो वो 3 आ गया। अगर ये तो 3 के लिए हो गया, अगर हमको 4 के लिए निकालना होता तो अब देखो कैसे निकालेंगे। 1 सेम टू सेम यहाँ जाता, उसके बाद 1 और 3 को जोड़ते वो 4 यहाँ आ जाता, उसके बाद 3 और 3 को जोड़ते तो 6 यहाँ आ जाता, उसके बाद 3 और 1 को जोड़ते तो 4 आ जाता और फिर 1 आ जाता। अगर हमको 5 के लिए निकालना होता तो 1 तो सेम टू सेम आ जाता, ये हो जाते 5, ये हो जाते 10, ये हो जाते 10 और ये हो जाते 5 और फिर 1 आ जाता है इधर। यानी कि इस प्रकार से जो है हम गुणांकों को ना किसी भी संख्या के लिए निकाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे 50 घात है ना, तो 50 घात के लिए भी हम ऐसे नीचे तक निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बात फिर से ये आ रही है कि भाई 50 घात है तो 50 लाइनों में कौन लिखता फिरेगा इनको, और 51 पद हो जाएंगे, इधर भी पेज में भी नहीं आएंगे, फिर गड़बड़ हो रही है। तो उसके लिए बेस्ट तरीका निकाला इन लोगों ने। क्या तरीका निकाला वो चीज़ समझो, देखो। और वो चीज़ समझने से पहले यहाँ पे एक चीज़ और देख लो। जैसे ये 5 के लिए है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा, ये 5 है ना, तो 1 गुणा ए की घात 5 ले लो सबसे पहले, प्लस 5 ले लो गुणांक में, और ए की घात 1 कम कर दो और बी की घात 1 बढ़ा दो, प्लस 10 ले लो गुणांक में, ए की घात 1 और कम कर दो और बी की घात 1 और बढ़ा दो, प्लस ये वाला 10 ले लो और ए की घात 1 कम कर दो और बी की घात 1 बढ़ा दो, प्लस ये वाला 5 ले लो, ए की घात 1 और कम कर दो और बी की घात 1 और बढ़ा दो, प्लस 1 ले लो गुणांक में और ए की घात 0 हो जाएगी और बी की घात 5 हो जाएगी। इस प्रकार से जो है हम 5 के लिए लिख सकते हैं, 6 के लिए, 7 के लिए। ये चीज़ तो आप लोग सीख ही गए होंगे, ठीक है। अब देखो कि 50 के लिए अगर हमको डायरेक्ट निकालना है तो कैसे निकालेंगे, वो चीज़ें समझने की, ठीक है। तो देखो समझो, उन लोगों ने एक ट्रिक निकाली यहाँ पे। क्या ट्रिक निकाली, यहाँ पे घात 0 है और यहाँ पे 1 है, तो अगर हम 0 में से, देखो एक शब्द आपने पढ़ा है पिछली प्रश्नावली में, संचय। अगर हम 0 में से 0 को सेलेक्ट करते हैं, चुनते हैं, तो वो हो जाते हैं हमारे पास 1 के बराबर। यानी यहाँ लिखेंगे हम 0 से 0 बराबर 1, यानी कि ये जो 1 लिखा हुआ है ना, वो 0 से 0 लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे घात 1 और यहाँ पे आ रहा है 1 और यहाँ पे आ रहा है 1, यानी कि अगर हम 1 में से 0 को चुनेंगे तो 1 आ जाएगा और 1 में से 1 को चुनेंगे तब भी 1 ही आएगा, ठीक है। उसके बाद हम घात पे आते हैं 2 पे,
तो अगर हम 2 में से 0 को चुनेंगे तो 1 आ जाएगा, यानी 2c 0 बराबर 1। उसके बाद 2c 1 करेंगे ना हम, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2। उसके बाद 2c 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 1, यानी कि एक पैटर्न सा हमारे पास यहाँ पे आता जा रहा है। ठीक है, अभी आपको दिखेगा वो। अगर हम 3c 0 करेंगे तो आ जाएगा 1। उसके बाद 3c 1 करेंगे तो आ जाएगा 3। उसके बाद 3c 2 करेंगे तो आ जाएगा ये भी हमारे पास 3। उसके बाद 3c 3 करेंगे तो ये भी आ जाएगा हमारे पास 1। कैसे आ रहे हैं, इनकी वैल्यू आप लोगों को याद ही होगी। खुद में से खुद को सेलेक्ट करते हैं तो 1 आता है, और खुद में से 0 को सेलेक्ट करते हैं तब भी 1 आता है। ठीक है, और 3c1 अगर किसी में से 1 को सेलेक्ट करते हैं तो वो खुद आ जाता है, और 1 और 2 3 के बराबर हो रहे हैं तो इन दोनों की वैल्यू भी क्या आएगी, बराबर ही आएगी। ठीक है, या फिर आप इनको फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल, और r फैक्टोरियल, ये होता है NCR का फॉर्मूला। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या निष्कर्ष निकला है इस पूरे का। देखो कि जो ये पहली वाली जो कांस्टेंट है ना, वो 0 में से 0 सेलेक्ट करने पे मिल गई। उसके बाद जो 1 के लिए कांस्टेंट है, 1 के लिए घात 1 के लिए, वो मिल गई हमको 1 में से 0 और 1 में से 1 सेलेक्ट किया। उसके बाद घात 2 के लिए जो कांस्टेंट है यानी गुणांक है, वो आ गए हमारे पास। 2 में से 0 को सेलेक्ट किया, 2 में से 1 को सेलेक्ट किया, 2 में से 2 को सेलेक्ट किया। उसके बाद घात 3 के लिए जो गुणांक हैं, वो 3 में से 0 को सेलेक्ट किया, 3 में से 1 को सेलेक्ट किया, 3 में से 2 को सेलेक्ट किया, फिर 3 में से 3 को सेलेक्ट किया। अगर हम घात 4 के लिए गुणांक निकालेंगे ना, तो वो आएंगे हमारे पास 4 में से 0 सेलेक्ट कर लो, 4 में से 1 सेलेक्ट कर लो, 4 में से 2 सेलेक्ट कर लो, 4 में से 3 सेलेक्ट कर लो, और 4 में से 4 सेलेक्ट कर लो। ऐसे ही अगर हम घात 5 के लिए गुणांक निकालेंगे ना, तो 5 में से 0, फिर 5 में से 1, 5 में से 2, 5 में से 3, 5 में से 4, 5 में से 5 सेलेक्ट कर लो। ठीक है, इस प्रकार से जो है ये गुणांक हम निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और आप लोग ये मत सोचना कि इनकी वैल्यू इनके बराबर होगी या नहीं होगी, तो आप खुद भी निकाल के देख सकते हैं, ज़रूर बराबर होगी। ठीक है, अगर आप पे याद होगा तो देखो 5 से 0 करेंगे तो 1 आ जाएगा, ये वाला या ये वाला। उसके बाद 5 से 0 के बाद 1 करेंगे ना तो 5 आ जाएगा, ये आ गया 5। उसके बाद 5 से 2 करेंगे ना तो आ जाएगा 5 फैक्टोरियल ऊपर। ठीक है, 5 से 2 की वैल्यू निकालो, देखो 5 फैक्टोरियल ऊपर, नीचे आ जाएगा 3 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल। 120 से अगर हम 6 से काटेंगे 120 को तो आ जाएगा 20, और 20 को 2 से काटेंगे तो आ जाएगा 10, यानी कि ये वाला 10 आ गया। सेम टू सेम आप सबको निकाल सकते हैं, वैल्यू समान ही आएगी। ठीक है, घात जब n होती है तो उसको कैसे लिखते हैं वो सीखना है अब हमको। ठीक है, जैसे यहाँ पे 50 है तो वो कैसे लिखेंगे डायरेक्ट। ठीक है, देखो यहाँ पे अगर a प्लस बी की घात n होता है तो उसको कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं गुणांकों की। तो गुणांक होता है हमारा, सबसे पहले n में से 0 सेलेक्ट कर लो, यानी NC 0। ठीक है, उसके बाद घातों की अगर हम बात करें तो a की घात n ले लो सबसे पहले, प्लस b की घात यहाँ पे 0 लेनी है। ठीक है, उसके बाद NC 0 हो गया, अब NC 1 करेंगे यहाँ पे, और a की घात 1 कम कर दो और b की घात 1 बढ़ा दो। ठीक है, तो a की घात हो जाएगी 1 कम, यानी कि n-1, और b की घात हो जाएगी हमारे पास 1। ठीक है, प्लस NC 1 हो गया, अब NC 2 करेंगे, और a की घात 1 और कम कर दो, n-2 हो गया, और b की घात 1 और बढ़ा दो, तो b की घात हो गया 2, प्लस NC 2 हो गया, अब NC 3 करेंगे, और a की घात 1 और कम कर दो, यानी n-2 है तो n-3 हो जाएगा ये, और b की घात 1 और बढ़ा दो, यानी 2 है तो 3 हो जाएगी। इस प्रकार से ये चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, और लास्ट में जाके क्या होगा, NC n-1 आएगा एक जगह पे, दूसरे नंबर पे, पीछे से दूसरे नंबर पे। ठीक है, और a की घात तो हो जाएगी हमारे पास यहाँ पे n-1, यानी कि a की घात हो गई 1। ठीक है, इसका सिंपल सा तरीका है, देखो कैसे। a की घात हम वही लिखते हैं जो इसमें से इसको घटाकर a की घात लिखते हैं। जैसे यहाँ पे n है और यहाँ 0 है तो n-0, तो n आ गई। यहाँ पे a की घात हो जाएगी n-1। ठीक है, यहाँ पे a की घात हो जाएगी n-2,
यहाँ पे ए की घात हो गई n-3। ऐसे यहाँ पे ए की घात हो जाएगी n-1 n-1। अब इसको सॉल्व करेंगे ना तो ए की घात 1 हो रही है ये, ठीक है। और यहाँ पे बी की घात हो जाएगी हमारे पास जो नीचे होती है, ठीक है। 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ 0 है और यहाँ बी की घात 0 है, यहाँ पे 3 है तो बी की घात 3 है। तो यहाँ पे n-1 है तो बी की घात हो जाएगी n-1, ठीक है। प्लस अगले स्टेप में आएगा n-1 है तो ये n और ए की घात हो जाएगी यहाँ पे 0 और बी की घात हो जाएगी पूरी n, ठीक है। इस प्रकार से इस वाले पद से आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है। इसको दोबारा लिख देते हैं। देखो इन दो पदों को दोबारा लिख रहे हैं, ठीक है। तो देखो कैसे हो जाएंगे, n-1, ठीक है। उसके बाद ए की पावर n-1 है ना, तो n से n कट जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी ए की घात 1 हो गई और बी की घात हो गई n-1 प्लस ये लास्ट स्टेप आ जाएगा n ए की पावर 0 और बी की पावर n, ठीक है। इस प्रकार से अब यहाँ पे देखो एक चीज़ समझो, देखो इधर देख लो पहले। देखो हमने एक चीज़ देखी यहाँ पे कि एक को तो छोड़ो, ये आगे वाला सेम है, पीछे वाला सेम है, आगे वाला सेम है, पीछे वाला सेम है, आगे वाला सेम है, पीछे वाला सेम है। उसके बाद इससे अगले वाला सेम है, इससे अगले वाला सेम है, इधर ये सेम है, ये सेम है। अब इससे अगले वाला सेम है और इससे पहले वाला सेम है, इससे अगले वाला सेम है, इससे पहले वाला सेम है, इससे भी अगले वाला सेम है और इससे भी पहले वाला सेम है। यानी कि हम एक साइड से आधों, यहाँ पे बीच में आधे हो रहे हैं ना, ये ऐसे लाइन खींच देंगे तो आधे हो जाएंगे। तो हम क्या करेंगे कि आधे जो गुणांक होते हैं ना, NC1 NC2 NC3 ऐसे ऐसे करके आधे तक, उनको तो हम निकाल लेंगे और पीछे वालों को हम फिर से वही लिख देंगे, दोबारा निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। देखो वो कैसे करेंगे, क्या करेंगे, देखो देखो यहाँ पे देखो आराम से। जैसे ये NC0 है, ठीक है, और पीछे पीछे क्या है हमारा NCN है, तो ये दोनों जो होंगे ना ये बराबर होते हैं। फॉर्मूला भी आपने पढ़ा होगा कि अगर नीचे वालों को जोड़ने पे ऊपर वाला आ जाए तो भी बराबर होंगे। तो 0 और n ही होते हैं, तो ये दोनों बराबर होंगे, ठीक है। पिछली प्रश्नावली की पहले सवाल में ही है शायद ये, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आ रहा है NC1 और यहाँ पे आ रहा है NCN-1। तो देखो इन दोनों को जोड़ो नीचे वालों को, तो प्लस का 1 है, माइनस का 1 है, कट गए, n बच गया, यानी n के बराबर आ गया, ऊपर वाले के बराबर। तो ये दोनों भी क्या आ जाएंगे, बराबर आ जाएंगे। यानी कि ये गुणांक लास्ट वाले के बराबर है, ये उससे पहले वाले के, ये उससे पहले वाले के, यानी कि आगे से बराबर चलेंगे और पीछे से भी गुणांक बराबर चलेंगे, ठीक है। तो आगे वालों को निकाल लेंगे, पीछे वाले वहीं से रखते जाएंगे, ऐसे ध्यान से रखना है थोड़ा, ठीक है। दूसरी चीज़ घातों के बारे में आप सीख ही गए, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो वैल्यू कैलकुलेट करके बताते हैं एक आध सवाल की, ठीक है। तो सवाल तो हम नेक्स्ट वीडियो में ही करेंगे, ठीक है। वीडियो वैसे भी ये बहुत लंबी हो गई है, ठीक है। तो चलो सवालों पे बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट्स आपसे, तब तक के लिए पढ़ते रहो और बढ़ते रहो।